हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्रिलियंट स्टडी क्लासेस। हम पढ़ रहे थे संविधान और ये लेक्चर नंबर 13 है। इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं पार्लियामेंट के बारे में, यानी कि संसद के बारे में। ठीक है, तो संविधान के भाग 5 में चैप्टर नंबर 2 आपका पार्लियामेंट है। तो आज हम पार्लियामेंट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो ये आर्टिकल नंबर 79 से लेकर आपका दिया है, आर्टिकल नंबर 79 से लेकर आर्टिकल नंबर 88 तक आज इसमें पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आर्टिकल नंबर 79 में संसद का गठन के बारे में बताया गया है। तो संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी, जिनके नाम राज्यसभा और लोकसभा होंगे। यानी कि अनुच्छेद 79 के अनुसार संसद का गठन किया जाएगा, जिसमें 2 सदन बनेंगे, एक होगा लोकसभा, एक होगा राज्यसभा। यानी कि अपर हाउस एंड लोअर हाउस। अपर हाउस को बोलते हैं राज्यसभा, लोअर हाउस को बोलते हैं लोकसभा। इनको क्या किया जाएगा, इनका गठन किया जाएगा। ठीक है, जो राष्ट्रपति के अधीन होगा। ये आर्टिकल नंबर 79 के अनुसार बताया गया है। ठीक है, अब बात करते हैं आर्टिकल नंबर 80 क्या है, राज्यसभा की संरचना। यानी कि राज्यसभा में क्या होता है, कितने मेंबर होते हैं, इसके बारे में हम समझने वाले हैं। तो सदन 2 होते हैं, एक होता है राज्यसभा, एक होता है लोकसभा। राज्यसभा ज़्यादा पावरफुल होता है, लोकसभा कम पावरफुल होता है। ठीक है, इसीलिए उसे अपर हाउस बोलते हैं और लोकसभा को लोअर हाउस बोलते हैं। ठीक है, तो राज्यसभा की संरचना अनुच्छेद 80 में बताया गया है। तो राष्ट्रपति द्वारा खंड 3 के उपबंधों के अनुसार नाम निर्देशित किए जाने वाले 12 सदस्यों और राज्य और संघ राज क्षेत्र के 238। कहने का मतलब है जैसे कि नॉर्मल जो स्टेट हैं और यूनियन टेरेटरीज हैं, इन दोनों को मिला के 238 मेंबर होंगे और आपके 12 मेंबर राष्ट्रपति वहाँ पर सिलेक्ट करके भेजेगा, नॉमिनेट करके भेजेगा। यानी कि राज्यसभा में 250 मेंबर होते हैं, जिसमें से 238 मेंबर आपके स्टेट एंड यूनियन टेरेटरीज के होते हैं और 12 मेंबर नॉमिनेटेड किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा। 12 मेंबर नॉमिनेट किए जाते हैं प्रेसिडेंट द्वारा, जो अपने अपने फील्ड के एक्सपर्ट होते हैं। ठीक है, अभी समझ लीजिए, राज्यसभा में 250 मेंबर हो सकते हैं। 250 मेंबर में से 238 मेंबर आपके स्टेट के यानी कि राज्यों के और यूनियन टेरेटरीज के होते हैं, यानी कि संघीय क्षेत्र के होते हैं, और 12 मेंबर प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं। ठीक है, ये चीज़ में बताया गया है आर्टिकल नंबर 80 के अनुसार। ठीक है, और आर्टिकल नंबर जो 12 मेंबर होते हैं वो कौन होते हैं, जो प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है वो अपने अपने फील्ड के एक्सपर्ट होते हैं। जैसे कोई साहित्य में एक्सपर्ट होगा, कोई टेक्नोलॉजी में एक्सपर्ट होगा, कोई फाइनेंस में होगा, कोई लीगल वर्क में एक्सपर्ट होगा। वो 12 मेंबर होते हैं जो प्रेसिडेंट नॉमिनेट करके भेजता है। लोकसभा के बारे में बात करते हैं तो ये आर्टिकल नंबर आपका किसमें बताया गया है, 81 में। तो आर्टिकल नंबर 81 में लोकसभा की संरचना के बारे में बताया गया है। तो लोकसभा में आपका क्या है, लोकसभा में जो है आपके 550 मेंबर होते हैं, ये लोअर हाउस होता है। अपर हाउस राज्यसभा होता है, उसमें 285 मेंबर होते हैं और लोकसभा में 550 मेंबर होते हैं, जिसमें से 530 मेंबर स्टेट के होते हैं और 20 मेंबर आपके यूनियन टेरेटरीज के होते हैं, यानी कि संघ क्षेत्र के होते हैं। टोटल मेंबर 550 होते हैं, इसके बारे में बताया गया है। ठीक है, और ये मेंबर जो लोकसभा में कैसे चुने जाते हैं, हर क्षेत्र की जनसंख्या के अनुसार, उस जनसंख्या के अनुसार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाए जाते हैं। यानी कि किसी राज्य की जनसंख्या अगर ज़्यादा है तो उसमें ज़्यादा मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट होंगे, अगर किसी राज्य की जनसंख्या कम है तो उसमें कम मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट होंगे। ये जनगणना के अनुसार होता है, जैसे कि 2011 में जनगणना हुई थी। ठीक है, 2001 में जनगणना के अनुसार जो अभी लागू है वो चल रहा है। ठीक है, जब 2026 में जनगणना वगैरह हो जाएगी तो उसके अनुसार ये दोबारा परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद 82 में क्या दिया गया है, अनुच्छेद 82 में प्रत्येक जनगणना के पश्चात पुनः समायोजन। यानी कि जितनी बार भी जनगणना होती रहेगी उसके अनुसार हर राज्य के मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट डिसाइड किए जाएंगे, क्योंकि जनसंख्या के अनुसार जैसे जनसंख्या बढ़ती है तो वैसे मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट बनाए जाते रहते हैं। ठीक है, तो जैसे कि प्रत्येक जनगणना के पश्चात है ना पुनः समायोजन, प्रत्येक जनगणना की समाप्ति पर राज्यों को लोकसभा में स्थानों के आवंटन और प्रत्येक राज्य के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र में विभाजन के ऐसे प्राधिकारी द्वारा ऐसे रीत से पुनः समायोजन किया जाएगा जो संसद विधि द्वारा अवधारित करे। ठीक है, यानी कि जैसे जैसे जनसंख्या होती रहेगी, जनगणना होती रहेगी, वैसे वैसे आवंटित किया जाएगा स्थानीय क्षेत्रों को कि यहाँ से मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट बनेगा कि नहीं बनेगा। ठीक है, परंतु यह भी है कि जब तक 2026 के पश्चात की गई पहली जनगणना के सुसंगत आंकड़े प्रकाशित नहीं हो जाते, तब तक इस अनुच्छेद के अधीन राज्यों में लोकसभा में 1971 की जनगणना के आधार पर पुनः समायोजित स्थानों के आवंटन का और प्रत्येक राज्य की प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र में विभाजन का जो सन 2001 की जनगणना के आधार पर पुनः समायोजित किए जाएँ, पुनः समायोजन आवश्यक नहीं होगा। कहने का मतलब जब तक 2026 की जनगणना नहीं हो जाती तब तक ऐसे ही चलता रहेगा। ठीक है,
इसमें क्यों बताया गया, 82 में यह बताया गया है कि किसी राज्य की क्षेत्र की जनसंख्या के आधार पर उसमें मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट कितने होने चाहिए, ये डिसाइड करता है आर्टिकल नंबर 82। अब देखिए संसद के सदनों की अवधि की बात करते हैं तो आर्टिकल नंबर 83 में, तो सिंपल मैं बता देता हूँ, संसद के सदनों की अवधि, जो राज्यसभा होता है वो अपर हाउस होता है, वो ज़्यादा पावरफुल होता है, तो राज्यसभा की अवधि 6 वर्ष की होती है। कितनी? 6 वर्ष की। और लोकसभा की 5 वर्ष की। राज्यसभा में सभी मेंबर को डिसक्वालीफाई नहीं किया जाता है, यानी कि डिसोल्यूशन नहीं किया जाता, उनका विघटन नहीं किया जाता है, लेकिन 1/3 पर्सन एवरी ईयर रिटायर होते हैं, नए मेंबर आते हैं। लेकिन लोकसभा में हर 5 साल बाद सभी मेंबर चेंज होते हैं इलेक्शन करके, ये चीज़ इसमें होती हैं। ठीक है, हाँ, ये चीज़ में बताया गया है। और आर्टिकल नंबर 84 में क्या है, संसद की सदस्यता के लिए अर्हता, यानी कि एलिजिबिलिटी क्या है संसद में, यानी कि पार्लियामेंट में अगर कोई मेंबर बनना चाहता है, पार्लियामेंट में अपनी सीट लेना चाहता है, तो उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी है। सबसे पहले वह भारत का नागरिक होना चाहिए और निर्वाचन आयोग द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत की किसी व्यक्ति के समक्ष तीसरी अनुसूची में इस प्रयोजन के लिए दिए गए प्रारूप के अनुसार शपथ लेता है। ठीक है, यानी कि सबसे पहले वो नागरिक होना चाहिए और निर्वाचित होकर ओथ लेके बिल्कुल वहाँ पर आना चाहिए। ठीक है, वह राज्यसभा में स्थान के लिए कम से कम 30 वर्ष की आयु और लोकसभा में स्थान के लिए कम से कम 25 वर्ष की आयु का हो। और क्या एलिजिबिलिटी है, कम से कम अगर राज्यसभा में उसको सीट चाहिए, मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट बनना है राज्यसभा में, तो कम से कम 30 वर्ष का हो, और अगर लोकसभा में उसको मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट बनना है तो कम से कम 25 वर्ष का हो। ये एज का बताया गया है, राज्यसभा के लिए 30 वर्ष और लोकसभा के लिए 25 वर्ष, और भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक है, ये सब इसकी एलिजिबिलिटी है। ठीक है, और जो भी कुछ इसमें नीतियाँ वगैरह होंगी उनको फॉलो करे वो। ठीक है, आर्टिकल नंबर 85 संसद के सत्रावसान और विघटन, राष्ट्रपति समय समय पर संसद के प्रत्येक सदन को ऐसे समय और स्थान पर जो ठीक समझे अधिवेशन के लिए आहूत करेगा, किंतु उसके एक सत्र की अंतिम बैठक और आगामी सत्र की प्रथम बैठक के लिए नियत तारीख के बीच 6 मास का अंतर नहीं होगा। यानी संसद को अधिवेशन देगा, उसे डायरेक्शन देगा कौन, ये सब किसके अधीन होता है, राष्ट्रपति के अधीन होता है। वो किसी भी सदन को, चाहे वो लोकसभा हो राज्यसभा हो, या दोनों को एक साथ बुला के उन्हें मीटिंग करके उन्हें समझा सकता है कि क्या प्रोसेस होना है। और 2 मीटिंग के बीच में 6 माह का गैप नहीं होना चाहिए, 6 मंथ का गैप नहीं होना चाहिए, मोर देन 6 मंथ। ठीक है, ये चीज़ इसमें बताया गया है। ठीक है, वो समय समय पर सदनों का कि या किसी सदन का सत्रावसान करेगा, लोकसभा का विघटन कर सकेगा। राष्ट्रपति के पास पावर होती है कि वो लोकसभा का विघटन कर सकता है, यानी कि डिसोल्यूशन कर सकता है। डिसोल्यूशन का मतलब क्या है कि पूरे लोकसभा के मेंबर को डिसक्वालीफाई करके नए मेंबर इलेक्ट कर सकता है। कौन? राष्ट्रपति। लेकिन राज्यसभा में ऐसा नहीं है, राज्यसभा में ऐसा नहीं होता है। सिर्फ 1/3 पर्सन, यानी कि 1/3 भाग, ठीक है, पर्सन ही सिर्फ वहाँ से विघटित होते रहे, 33% के आसपास। ठीक है, यानी कि डिसोल्यूशन होता है, पूरे मेंबर एक साथ डिसोल्यूशन नहीं होता है। राज्यसभा ज़्यादा पावरफुल होती है। ठीक है, और 86 में आर्टिकल 86 सदनों में अभिभाषण और उनके संदेश भेजने का राष्ट्रपति का अधिकार। राष्ट्रपति संसद के किसी एक सदन या एक साथ समन्वय दोनों सदनों में अभिभाषण कर सकेगा। इसके लिए सदस्यों की उपस्थिति की अपेक्षा करेगा। मतलब कहने का मतलब है वो अभिभाषण कर सकता है, कोई डायरेक्शन दे सकता है दोनों सदनों को या फिर एक सदन को। ये आर्टिकल नंबर 86 में बताया गया है। या फिर कोई संदेश भेज सकता है, इन्फॉर्मेशन भेज सकता है सदन को। ठीक है, हाँ। अब आर्टिकल नंबर 87 राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण, ये भी अभिभाषण के बारे में ही है। राष्ट्रपति लोकसभा के लिए प्रत्येक साधारण निर्वाचन के पश्चात प्रथम सत्र के आरंभ और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ के एक साथ समावेश संसद दोनों सदनों को अभिभाषण करेगा और संसद को उसके आह्वान के कारण बताएगा। यानी कि उसके क्या काम है, संसद के क्या रूल्स हैं, उसको हर जितने बार भी जैसे कि लोकसभा के निर्वाचित सदस्य चुने जाएंगे उतने बार मीटिंग होगी और वहाँ पर राष्ट्रपति उनको सबको बताएगा कि उनके कार्य क्या हैं, उनके फंक्शंस क्या हैं। ठीक है, अब आर्टिकल नंबर 88 देखिए, अनुच्छेद 88 सदनों के बारे में मंत्री और महान्यायवादी के अधिकार। यानी कि सदनों में जो मंत्री हैं, मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट हैं, और जो महान्यायवादी हैं यानी कि जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हैं, उनके क्या अधिकार हैं। प्रत्येक मंत्री और भारत के महान्यायवादी को यह अधिकार होगा कि वह किसी भी सदनों की किसी संयुक्त बैठक में और संसद की किसी समिति में जिसमें उसका नाम सदस्य के रूप में दिया गया है बोले और कार्यवाही
में अन्यथा भाग ले। कहने का मतलब क्या है, अगर वो मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट है तो उस सदन में वो जो भी नीति होंगी, जो भी कानून बनेंगे या फिर जो भी मीटिंग होगी उसमें वो बैठेगा, वो अपने विचार व्यक्त कर सकता है आर्टिकल नंबर 88 के अनुसार। और जो महान्यायवादी होगा यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, उसको तो अथॉरिटी है ही है, क्योंकि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट का जज होता है, डायरेक्टली अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। ठीक है, वो प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। वो किसी भी मामले में जाकर जांच कर सकता है, वहाँ पर अपने विचार प्रस्तुत कर सकता है। ठीक है, तो इस क्लास में हमने पार्लियामेंट को डिटेल से समझा। अगर क्लास आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू क्लास।